सोचिए, एक रेलवे स्टेशन पर एक लड़का भूख और प्यास से तड़प रहा है। आते जाते लोग उसे भिखारी और सड़क छाप कहकर गालियां दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उसके हाथों में एक छोटा सा डिब्बा है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखे हुए है। मरते वक्त उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, सेतसुको। आखिर कौन थी ये सेतसुको और उस डिब्बे में ऐसा क्या था? दोस्तों, आज मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपका दिल दहला देगी। आज से 1 साल पहले की बात है। युद्ध अपने चरम पर था। सैता के गांव को एक हवाई हमले का अलर्ट मिला। सायरन बजते ही लोग पनाह लेने के लिए भागने लगे। सैता की माँ बच्चों को बाद में आने का बोलकर आगे चली गई। सैता घर का कुछ जरूरी सामान समेटने लगा और इसी बीच गांव पर बमबारी शुरू हो गई। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। चारों तरफ आग और धुआं फैल चुका था। मकान धूं-धूं कर जल रहे थे। सैता ने फौरन अपनी छोटी बहन सेतसुको को पीठ पर उठाया और भाग निकला। मेन रास्ते पर भारी जाम था, इसलिए सैता ने एक नदी के किनारे बनी नहर की आड़ ली और वहां से सुरक्षित बाहर निकल आया। छोटी सी सेतसुको डर के मारे कांप रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह बार-बार अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी। सैता ने उसे दिलासा दिया कि माँ सुरक्षित जगह पर होंगी और हम वहीं जा रहे हैं। जैसे तैसे दोनों अपनी माँ को ढूंढते हुए स्कूल पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि उनकी माँ बुरी तरह झुलस चुकी थीं। उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थीं। डॉक्टरों ने साफ बता दिया कि वह ज्यादा देर तक नहीं बचेंगी। अब सैता छोटी सी सेतसुको को यह सच कैसे बताता, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि माँ को बस थोड़ी चोट आई है और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। सेतसुको रोने लगी और अभी माँ से मिलने की जिद करने लगी। सैता ने किसी तरह करतब दिखाकर उसे चुप कराया। अगली सुबह उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी, लेकिन सैता ने सेतसुको को कुछ नहीं बताया और उसे लेकर अपनी एक आंटी के घर चला गया। सैता वापस आया, अकेले ही माँ का अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियां आंटी के घर के बाहर ही छिपा दीं। जब उसने सेतसुको को माँ की अंगूठी दी तो उसने फिर वही झूठ कहा कि माँ को ठीक होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। शुरू में आंटी ने उनका पूरा ख्याल रखा। जब सैता अपने जले हुए घर के बाहर से कुछ बचा हुआ खाना, सूखी मछलियाँ, आलू और अचार लाया तो आंटी बहुत खुश हुई। सैता सेतसुको के लिए उसकी पसंदीदा फ्रूट कैंडी भी लाया था। लेकिन कुछ ही दिनों में आंटी का रवैया बदलने लगा। सैता के पिता नेवी में थे और उनके पत्रों का कोई जवाब नहीं आ रहा था। आंटी इस बात से भी चिढ़ने लगी कि सैता सारा दिन घर में पड़ा रहता है। उधर युद्ध की वजह से अनाज की भारी कमी होने लगी थी। आंटी अपने पति और बेटी को तो बढ़िया खाना खिलाती, जबकि सैता और सेतसुको को सिर्फ चावल का पानी देती। एक दिन जब दोनों बच्चे बाहर से खेलकर आए और सेतसुको को जोरों की भूख लगी तो आंटी ने कहा कि घर में राशन नहीं है। उसने सैता की माँ के कंबलों के बदले चावल लाने की बात कही। सेतसुको अपनी माँ के कंबलों को पकड़कर रोने लगी, लेकिन सैता ने उसे किसी तरह अलग किया। चावल आने पर आंटी ने आधा चावल खुद रख लिया और आधा सैता को दिया। उस रात तो उन्हें भरपेट खाना मिला, लेकिन अगली सुबह आंटी ने सारा अच्छा खाना अपने परिवार को दे दिया। जब सेतसुको ने कहा कि यह चावल तो हमारे हैं, तो आंटी भड़क उठी। उसने उन्हें खूब ताने मारे और कहा कि आज के बाद अपना खाना खुद बनाना। उसी दिन सैता सेतसुको को लेकर बैंक गया और माँ के खाते से कुछ पैसे निकाल लाया। लौटते समय बारिश शुरू हो गई तो उन्होंने अपने लिए बर्तन और सेतसुको के लिए एक छोटा सा छाता खरीदा। कुछ दिन उन्होंने अपना खाना खुद बनाया और खुशी से भरपेट खाया, लेकिन यह सुख कुछ ही दिनों का था। अगले महीने राशन में फिर कटौती शुरू हो गई। सेतसुको की कैंडी का डिब्बा भी खाली हो गया। सैता उसे खुश रखने के लिए खाली डिब्बे में पानी भरकर पिला देता था ताकि उसे थोड़ा मीठा स्वाद मिल सके। दिन ब दिन हालात खराब होते गए। सेतसुको के शरीर में तेज खुजली होने लगी और वह रात में उठकर जोर जोर से रोती। इससे आंटी की नींद खराब होती और वह उन्हें और ताने मारने लगी। आखिरकार तानों से तंग आकर सैता ने वह घर छोड़ दिया। उन्होंने तालाब के किनारे एक पुराने शेल्टर को अपना घर बना लिया। सैता ने पास के एक किसान से थोड़ा राशन खरीदा और अपनी आंटी के घर से अपना सारा सामान ले आया। उस रात का खाना तो किसी तरह बन गया, लेकिन आगे क्या होगा? तालाब से मेंढकों की आवाज आ रही थी। सैता ने सोचा कि अगर खाना नहीं बचा तो मेंढक भूनकर खा लेंगे, लेकिन सेतसुको ने मुंह बना लिया। रात को जब मच्छरों से बचने के लिए सैता ने मच्छरदानी लगाई
तो सेतसुको अंधेरे से डरने लगी। तब सैता जंगल से ढेर सारे जुगनू पकड़ लाया। जुगनुओं की रोशनी से शेल्टर में उजाला हो गया और सेतसुको चैन से सो पाई। लेकिन आधी रात के बाद ठंड बढ़ने लगी और कुछ ही देर में सारे जुगनू मर गए। अगली सुबह सेतसुको एक छोटा सा गड्ढा खोद रही थी। सैता ने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, तो उसने मासूमियत से जवाब दिया, मैं जुगनुओं के लिए कब्र बना रही हूँ। मम्मा भी अब कब्र में होंगी ना। दरअसल उनकी आंटी ने सेतसुको को माँ की मौत की सारी सच्चाई बता दी थी। यह सुनकर सैता का दिल भर आया और पहली बार वह अपनी छोटी बहन के सामने फूट फूट कर रोया। उसने सेतसुको से वादा किया कि एक दिन वे दोनों मम्मा की कब्र पर जरूर जाएंगे। उसने माँ की अस्थियां अभी भी अपने पास ही रखी हुई थीं। एक दिन कुछ लड़के उनके शेल्टर के पास से गुजरे। उन्हें हैरानी हुई कि इस वीरान जगह पर कोई कैसे रह सकता है। जब उन्होंने वहां रखा सामान टटोला तो उन्हें मरे हुए मेंढक मिले। डर के मारे वे वहां से भाग निकले। उधर सैता और सेतसुको उस किसान के पास चावल लेने पहुंचे। सैता के पास पैसे थे, लेकिन किसान के पास चावल नहीं था। युद्ध की वजह से हर चीज की भारी किल्लत हो गई थी। किसान उनकी कहानी पहले दिन से जानता था। उसने सैता को समझाते हुए कहा, अब सब कुछ सरकारी राशन से मिलता है, पैसों से अनाज नहीं मिलेगा। अपना अभिमान छोड़ो, अपनी आंटी के घर जाओ और उनसे माफी मांग लो। लेकिन सैता झुकने को तैयार नहीं था। वह बस इतना कहकर लौट गया कि मैं कुछ और सोच लूंगा। तभी अचानक हवाई हमले का सायरन बज उठा। सब लोग जान बचाने भागने लगे। सैता फौरन सेतसुको को लेकर खेत में लेट गया। जब खतरा टला तो उसने देखा कि सामने लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं। भूख से बेहाल दोनों भाई बहनों ने वहीं बैठकर पेट भर टमाटर खाए, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। दिन गुजर रहे थे, लेकिन सेतसुको की खुजली ठीक नहीं हो रही थी। उसका पेट भी खराब रहने लगा था। एक रोज सैता आलू चुरा कर ला रहा था। तभी कुछ आलू सेतसुको के हाथ से गिर गए। ठीक उसी वक्त किसान वहां से गुजर रहा था। इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ता, सैता सेतसुको को लेकर भाग खड़ा हुआ। सेतसुको के इलाज और भूख मिटाने के लिए सैता एक दिन गन्ना चुराने खेत में घुसा, लेकिन इस बार किसान ताक में बैठा था। उसने सैता को पकड़ लिया। सैता ने मिन्नतें की कि यह उसकी बीमार बहन के लिए है, लेकिन किसान ने एक न सुनी। बात हाथापाई तक पहुंच गई और सैता किसी तरह गन्ना छीनकर भाग आया। लेकिन किसान पीछा करते हुए उनके शेल्टर तक पहुंच गया। वहां शकरकंद देखकर वह समझ गया कि उसके खेत में चोरी यही लड़का कर रहा है। वह गुस्से में सैता को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गया। सैता गिड़गिड़ाता रहा कि उसकी बहन बीमार है, लेकिन किसान ने सेतसुको की भी परवाह नहीं की। थाने में पुलिस वाले को सैता की हालत पर तरस आ गया। उसने किसान को फटकार लगाकर भगा दिया। सैता को पानी पिलाया और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। सैता जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि सेतसुको रोते हुए वहां तक आ पहुंची थी। भाई की हालत देखकर वह तड़प उठी, लेकिन सैता के आंसू देखकर उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और मासूमियत से बोली, भैया, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? क्या मैं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? इस बमबारी के दौर में डॉक्टर कहाँ से मिलता? अब सेतसुको का दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगा था। वह बैठे बैठे खुद से बातें करती रहती। जब भोजन का कोई रास्ता नहीं बचा तो सैता ने एक खतरनाक तरकीब निकाली। अब जब भी हवाई हमले का सायरन बजता और लोग घरों से निकलकर शेल्टर में भागते, सैता अपनी जान जोखिम में डालकर उनके खाली घरों में चोरी करने जाता। कई दिनों तक वे इसी तरह अपनी भूख मिटाते रहे, लेकिन सेतसुको की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना भी छोड़ दिया था। एक दिन सैता खुश होकर लौटा क्योंकि उसे एक कंबल मिला था। अगली सुबह वह सेतसुको को बिना बताए वह कंबल लेकर आंटी के घर गया, इस उम्मीद में कि शायद इसके बदले चावल मिल जाएं। लेकिन वह कंबल किसी काम का नहीं था। निराश होकर जब वह लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे सेतसुको की गुड़िया पड़ी मिली। घबराकर उसने आस-पास देखा तो कुछ दूरी पर सेतसुको बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने उसे देखकर सिर्फ इतना कहा, इसे अच्छा खाना और पौष्टिक आहार चाहिए, इसके लिए कोई दवा नहीं है। यह सुनकर सैता टूट गया और डॉक्टर पर ही चिल्ला पड़ा, मैं खाना कहाँ से लाऊंगा? लौटते वक्त सड़क पर उसे बर्फ के कुछ टुकड़े मिले जो उसने सेतसुको को खिला दिए। उसने सेतसुको को दिलासा दिया, मैं बैंक से पैसे लाऊंगा, फिर हम जो चाहे वो खाएंगे। सेतसुको उससे लिपट कर रोने लगी, भैया, वो सब तुम खा लेना, बस मुझे छोड़कर मत जाना। पैसे के बिना कुछ नहीं मिलने वाला था। अगली सुबह सैता शहर गया और खाते से बचे हुए सारे पैसे निकाल लिए। वहीं उसे खबर मिली कि जापान युद्ध हार चुका है। एक सिपाही ने बताया कि जहाज़ों की सारी टुकड़ियां डूब गई हैं
कोई भी वापस नहीं लौटा। यह सुनते ही सैता समझ गया कि उसके पिता भी मर चुके हैं, इसीलिए उसके खतों का कभी कोई जवाब नहीं आया। भूख और थकान से सैता खुद भी बहुत कमजोर हो चुका था। वह किसी तरह घर लौटा। सेतसु को लेटी हुई कुछ चबा रही थी। सैता उसके लिए शहर से अंडे और मीट लाया था, लेकिन जब उसने कैंडी के डिब्बे में पत्थर देखे तो तुरंत सेतसुको का मुंह चेक किया। वह सच में पत्थर चबा रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। उसने सैता को खाने के लिए राइस बॉल दिए, जो दरअसल मिट्टी के बने हुए थे। यह देखकर सैता के सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने जल्दी जल्दी सेतसुको को थोड़ा तरबूज खिलाया और चावल अंडे बनाने लगा, लेकिन सेतसुको उस नींद से फिर कभी नहीं उठी। शेल्टर से कुछ दूरी पर एक अमीर आदमी का घर था, जहां बच्चे खेल कूद रहे थे, लेकिन सेतसुको का घर हमेशा के लिए सूना हो चुका था। कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है, जब सैता बैंक गया हुआ था। अच्छा खाना न मिलने से सेतसुको की मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी थी। वह पूरा दिन अकेले खेलती रही, कपड़े सिलती रही और फिर भूख से तड़पकर मिट्टी के राइस बॉल बनाकर खा गई। सैता ने रोते हुए लकड़ियां और कोयला जुटाया और अपनी छोटी सी बहन का खुद ही अंतिम संस्कार किया। अगली सुबह उसने सेतसुको की अस्थियां उसी कैंडी बॉक्स में भरीं और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। भूख, बीमारी और अपनों को खोने के गम में कुछ समय बाद सैता ने भी रेलवे स्टेशन पर दम तोड़ दिया। फिल्म के शुरुआत में हमने सैता के हाथ में जो डिब्बा देखा था, उसमें उसकी बहन की ही अस्थियां थीं। इसीलिए मरते दम तक उसने उस डिब्बे को सीने से लगाकर रखा था। मरने के बाद भी वे दोनों अलग नहीं हुए। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक हो गईं। दोस्तों, जंग किसी भी देश की हो, वह जीत हार के अलावा सिर्फ तबाही, आंसू और मासूमों की चीखें छोड़ जाती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।